जी धन्यवाद। अमित जी, जो उत्कृष्ट कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो एनर्जी आई है पूरे देश में, उसके कारण जो है दीवारें जो है पर्दे की तरह हिलने लगी। लेकिन असली क्रांति कब आएगी? जब लोग सड़कों पर उतर आएंगे। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये बुनियाद हिलेगी जब आप क्या नाम है सड़कों पर उतर आएंगे, आंदोलन करने लग जाएंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये अमित जी आपके लिए है। आप एक बहुत सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे पितामह आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब, इस कार्यक्रम को बाखूबी संचालन कर रहे हमारे भाई अमित जी एवं उनकी पूरी टीम, मैं आपको विशेष तौर पर साधुवाद देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। जो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के विभिन्न विभिन्न संगठनों के वरिष्ठतम पदाधिकारी गण जो पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनको एक एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं से लेकर इंजीनियर तक सभी लोगों को एजुकेट करने का काम किया है। इस अनुकरणीय काम के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी मोराल के साथ जो है अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाए रखिएगा। निश्चित तौर पर क्रांति आएगी, लोगों में ऊर्जा बढ़ेगी। किसी की मजाल नहीं है जो निजीकरण कर ले जाए, ये मैं आपको वादा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। निजीकरण पर पिछली बार जब हमारी वार्ता हुई थी, जो हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच में जो बात पहुंचाने का कार्य किया था, जो आंदोलन में जो गतिविधियां हमने देखी, हमारे अभी नेक्स्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच में अध्यक्ष हैं जूनियर इंजीनियर पावर संगठन के, उसके बाद महासचिव जी भी आएंगे। सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जिस ऊर्जा के साथ जो है निजीकरण का प्रतिकार किया, विरोध किया, वो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक था। उसीलिए मैंने उसको बहुत विस्तृत रूप से मैं पिछली बार अपने वक्तव्य में बताया था, क्योंकि वो जानना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आंदोलन के बाद जो एक चिंगारी थी वो आग के रूप में भड़की है, और जगह जगह मैं चंडीगढ़ नहीं जा पाया किन्हीं कारणों के वजह से, नहीं तो मेरा साथ में ही था रिजर्वेशन आदरणीय दुबे साहब के साथ, परंतु जा नहीं पाया। मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ, और मेरा मन था बहुत जाने का, अपने साथियों के साथ जुड़ने का। उन्होंने वहां पर जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ विरोध करना शुरू कर दिया है। आप मुझे जब्बलपुर भी बुला रहे थे, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ, आप शुरू करिए, हम आने को तैयार बैठे हुए हैं। जहां जिस स्टेट में जिस जगह पर विरोध दर्ज हो रहा है हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर चाहे हमें कितनी भी इसमें मूवमेंट करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और हम अपने मन में क्या चल रहा है या क्या षड्यंत्र है इसके बारे के हम अगर पूर्व में तैयार नहीं रहेंगे, एक निश्चित एक बात कही थी, आपको याद होगा, जब जो है लद्दाख में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से बहुत ही प्रेरणा लेकर हम अपने युद्ध की तैयारी हमेशा रखते हैं, क्योंकि हमें शांति से प्यार है। हम नहीं चाहते कि अनावश्यक रूप से संघर्ष हो और जिसमें आम जन को भी असुविधा हो। साथियों, उसके बाद में जो कड़ी में हुआ कि हमें एक समझौते के बाद हमें एक प्रस्ताव देना था जिसमें सुधारात्मक बातें कहनी थी। निश्चित तौर पर इंजीनियर है, क्रिएटिव माइंड है, तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो सुधारात्मक बातें कह सकते हैं। जैसे कि आप लगातार 7 घंटे में यही सुन रहे होंगे कि हर एक इंजीनियर के मन में 2 बातें आ रही हैं कि अगर निजीकरण होगा तो हम हड़ताल करेंगे, अदरवाइज हम अपने विभाग को अच्छा बनाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। परंतु उसके लिए हमें एक मौका चाहिए, हमारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने वाली एक सोच चाहिए। एक नकारात्मक सोच को हटाना पड़ेगा जो पूंजीवादियों को मुनाफा देने के लिए कार्य कर रही है, जो क्या नाम है गिने चुने लोगों को लाभ देने का काम कर रही है। इस सोच के साथ अगर सुधार की बात करी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक बेईमानी होगी आम जन के साथ, आम जन के साथ, इंजीनियर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ। निश्चित तौर पर मान के चलिएगा। तो सुधार समझौते में जो हमने दिया उसमें कुछ कुछ मैं आपको रूपरेखा में मतलब कुछ कुछ बिंदु बताऊंगा। उसमें हमने दिया कि क्या नाम है जो भी पुराने करार हैं उनको दोबारा से रिवैल्यूएट किया जाए। इसके बारे में विस्तृत तौर पर अभी हमारे परम आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब ने बताया भी है। हमने यहाँ तक दिया, आप ये बताइए वर्तमान परिस्थितियों में एक नई योजना के तहत ओपन एक्सेस के थ्रू कंज्यूमर्स को एनर्जी दी जाती है,
वो कंज्यूमर सस्ती बिजली ले रहा है इंडस्ट्रियल। हम एनर्जी सब्सिडाइज करके रूरल एरियाज में बिजली देते हैं। तो अगर सस्ती बिजली ले रहा है तो हमारा इक्विपमेंट अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए कुछ अतिरिक्त चार्ज, बिलिंग चार्जेस देगा कि नहीं देगा हमें। ऐसे बहुत सुधार, मीटर से संबंधित, बिलिंग से संबंधित हमने बताया। वर्तमान में आप जो है सीएससी के नाम पर एक कंज्यूमर्स के लिए कलेक्शन करने के लिए सीएससी खुलवाए गए हैं यूपी में। उनको एक एक बिल में 25-25 रुपए का मुनाफा होता है। क्या ये मुनाफा अगर मेरा एक संविदा का निविदा का कर्मी अगर बिल वसूल के लाता है, क्या उसको ये मुनाफा नहीं मिलना चाहिए, जिसकी मंथली सैलरी 7,000 रुपए है, जो आपके लिए 24 घंटे अपनी जान हाथ पे लिए कार्य करता रहता है। ये विचार करने वाली बात है। क्यों नहीं, क्या नाम है, संविदा कर्मियों को तेलंगाना सरकार के जो वहां पर जो मॉडल है उसके हिसाब से उन्हें नियमित कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कोई जान रिस्क करता है, अपनी लाइफ रिस्क करता है, तो सबसे ज्यादा निविदा संविदा कर्मचारी है वितरण क्षेत्र में। तो हमें उनके बारे में विचार करना होगा। वो हमारी कड़ी में सबसे नीचे पायदान पर है और सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। तो इन सब पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। ऐसे अनेकों सुझाव हमने दिए। 18 पन्ने का हमारा सुझाव प्रस्ताव था। हमने यहाँ तक बताया है कि अगर अच्छी बिलिंग करानी है तो मीटरों को बाहर करिए आप। मीटरों को ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट कंपनी आती सबसे पहले इंफ्रा डेवलप करती किसी भी शहर में अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहला उसका टारगेट रहता है कि मैं 24/7 सप्लाई किस तरीके से दे सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या आवश्यक इंफ्रा है, उसके उस पर मेन फोकस रहता है। उसके बाद सेकंड फोकस रहता है कि वहाँ की मीटरिंग परफेक्ट होनी चाहिए, मीटर सारे बाहर होने चाहिए। हमारे पास पटियाला मॉडल है जिसको हम एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कर सकते हैं पूरे इंडिया के लिए। पटियाला मॉडल एक सफलतम मॉडल रहा है जिसमें सारे मीटर बाहर लगवाए गए, चोरी पे अंकुश लगा और सिंगल डिजिट में एटीएनसी लॉसेज आए हैं। तो ऐसे प्रयोगों को, जो प्रयोग सफलतम रहे हैं, चाहे वो केरला का प्रयोग हो, चाहे तेलंगाना का प्रयोग हो, चाहे क्या नाम है हमारा पटियाला मॉडल हो, इन सारे प्रयोगों को क्यों नहीं प्रबंधन जो है धरातल पे लागू करने का प्रयास करता है। ये प्रश्न है मेरा आप लोगों से। कारण, अगर चीजें सारी सही हो जाएंगी, लॉसेस सारे कम हो जाएंगे, तो जो मुनाफाखोर कंपनियां हैं जो घूमती रहती हैं प्रबंधन के पास, सरकार के पास, कि हमको टेंडर मिल जाए, उनके तो सपने ही क्या नाम है टूट जाएंगे। तो उसके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं कि बजाय सुधार के सबसे पहला काम होता है मैन मनी मटेरियल को कम करना। आपने पाया होगा, मैं अगर एक कंपैरिजन आपको बता दूं कि वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में जो बिजली वितरण का कार्य है और जो यूपी में है, उसमें लमसम उपभोक्ताओं की संख्या समान है। 2.83 2.70 करोड़ के आसपास की संख्या है दोनों जगह पर। वहीं महाराष्ट्र में सारे के सारे नियमित कर्मचारी कार्य करते हैं। वहां के लॉसेस भी क्या नाम है 15% से कम है। और वहां पर आज की डेट में 90,000 कर्मचारी काम करता है। वहीं यूपी है, यूपी में क्या नाम है आज की डेट में 30,000 कर्मचारी काम करता है। 1/3 मैन पावर को लेके हम जो है यूपी में सारी योजनाओं को धरातल पे सफलतम बना रहे हैं। चाहे वो आपका क्या नाम है सौभाग्य योजना हो, या फिर क्या नाम है 24 घंटे बिजली देने की योजना हो। और उन परिस्थितियों में बना रहे हैं जब पूरा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है। परंतु ये चीज एक्नॉलेज नहीं की जाती है मैं किसी भी क्या नाम है प्लेटफॉर्म पर, कि इन परिस्थितियों में भी बिजली कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी एक क्षणिक भर नहीं सोचा। उनको पता था कि उनका दायित्व तो है, वो सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार का निर्देश उनके लिए सर्वोपरि है। तो उन्होंने उस चीज को, अपने क्या नाम स्वार्थ को साइड में रखते हुए, अपनी अपने परिवार की चिंता को साइड में रखते हुए भी बिजली देने का कार्य किया है। परंतु जानबूझकर ऐसी चीजों को छोड़ा जाता है, मैन पावर कम कर दी जाती है। मनी में जो है, मनी को कहाँ लगाना चाहिए उसका डिसीजन प्रॉपर नहीं होता है। जहां आवश्यकता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अभी बात हो रही थी, जनरेटिंग प्लांट्स आज की डेट में कितने अधिक लग गए हैं कि स्थिति ये हो गई कि सरकारी प्लांटों को चलने की मतलब उनको चलने ही नहीं दिया जा रहा है। चाहे उनकी बिजली सस्ती हो, लेकिन फिक्स चार्ज और वो जोड़कर ये आकलन बताया जाता है कि उनकी बिजली महंगी है। तो ये सारे क्या नाम है एक तरीके से एक सोचा समझा प्लान है कि किस तरीके से जो है बिजली विभाग, बिजली डिस्कॉम्स को नीचा दिखाया जाए। एक आंकड़ा भी आपको शेयर किया होगा दुबे साहब ने, कि पिछले 4 साल से लगातार चंडीगढ़ में मुनाफा इतना अधिक है। मतलब लास्ट इस ईयर का मुनाफा वो लोग काउंट कर रहे हैं तो 300 करोड़ रुपीस प्रॉफिट में है। आप सोचिए, जो प्रॉफिट वाली कंपनी है उसको भी निजीकरण करने की अगर जद में लगे हुए हैं, तो हम कैसे मान लें कि सिर्फ घाटे के नाम पर निजीकरण हो रहा है। ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है मुनाफे का राष्ट्रीयकरण है और निजीकरण है, और घाटे का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास है, और कुछ नहीं है। ये चुनिंदा लोगों का एक प्रेशर है क्रिएट किया हुआ। आपको मैं बता दूं, अभी
जो है कल की घटना, कल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे। वहां पर हमारी चर्चा चल रही थी। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, भारत रत्न हैं, और जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए जो है सारे हथकंडे अपनाकर भारत को एक करने का कार्य किया। आप ये बताइए कि क्या हम इस चीज में मतलब अगर हम इसको देखें इस तरीके से कि पहले जो है जो रेवेन्यू होता था, जो मनी होता था, वो लैंड पे डिपेंड करता था। जिसके पास जितना बड़ा एरिया होता था वो उतना बड़ा जमींदार आदमी होता था, क्योंकि रेवेन्यू जो पैसा होता था या तो वो मटेरियल फॉर्म में होता था या लैंड की फॉर्म में होता था। वर्तमान में जो पैसा है वो आपका क्या नाम है, डिजिटलाइज फॉर्म में है। आप सारा का सारा पैसा शेयर्स की फॉर्म में रखते हैं, आप सारा का सारा पैसा जो है एफडीज की फॉर्म में रखते हैं। मतलब आज की डेट में अगर आपको पैसा रखना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा रजवाड़ा लेना है, आपको पैसे को सेंट्रलाइज कर लेना है अपनी तरफ। उसके लिए माध्यम ढूंढने, जो ज्यादा रईस है वो राजा है। तो क्या ये दोबारा से रियासतीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है निजीकरण के माध्यम से? क्या हम इस पर आंख आंख बंद कर लेंगे? हमारे सामने जो है दोबारा से देश को गुलाम करने का कार्य किया जा रहा है, और इस कार्य को अगर हम आंख बंद करके देखते ना, इसका विरोध ना करें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को जो है नजरों से नजरें मिला के उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। देखिए, अगर क्या नाम है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिंदा कौमें कभी संघर्ष करने के लिए इंतजार नहीं करती हैं। अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है, आप संघर्ष करिए। आज जितने भी वक्ताओं ने बोला है पिछले 7 घंटे में, सबने स्पष्ट किया है कि निजीकरण के विरोध में हम हड़ताल करेंगे। सबने स्पष्ट किया है कि निजीकरण के विरोध में हम संघर्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि संघर्ष और हड़ताल ही एकमात्र साधन बचा है हमारे पास, हमारी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए, इस निजीकरण वाले कुकृत्य को रोकने के लिए, हमारे अपने विभाग को, हमारी कर्म भूमि को बचाने के लिए। तो साथियों, ये मन में हमें ठानना पड़ेगा कि कोई भी पूंजीवादी अगर हमारे विभाग की तरफ नजर उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालने का काम करेंगे। ये हमें मन में संकल्प लेना पड़ेगा साथियों। मैं ये बता दूं, अभी हमारे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। उन्होंने बताया कि क्या नाम है, हमें खाली निजीकरण पे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं का जो है भविष्य पूरा स्टेक पे लगा हुआ है। पेंशन है नहीं, आज प्राइवेटाइज हो जाए आप बिल्कुल रोड पे होंगे, आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। तो निश्चित तौर पर जो है हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी विचार विमर्श करना चाहिए। लड़ेंगे तो इस पर भी लड़ना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए, मैं जानता हूं कि आज की डेट में मैं इस पे भी चंद पंक्ति अपनी रखूंगा कि मैं युवा हूं, अपना हक मांगता हूं, अधिकार मांगता हूं, एक बार नहीं 100 बार मांगता हूं, ऐसे चलूंगा कि पूरा देश मिला दूंगा, फिर सड़कों पे उतरूंगा और सरकार हिला दूंगा। जिस दिन हमारे सारे युवा सड़क पे उतर आएंगे, निश्चित तौर पर जो है चीजें हमारी मानी जाएंगी। दिक्कत यह है कि आपने जो प्रयास किया अमित जी, आपने अपनी तरफ से 100% प्रयास किया कि चीजें सकारात्मक रूप से हों और लोग क्या नाम है जुड़े, धरातल पे आए। आपने एक तरह से उन्हें एजुकेट और ग्रूम करने का कार्य किया है। निश्चित तौर पे जब तक युवा सड़कों पे नहीं उतरेगा, तब तक आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक पहुंचनी चाहिए। वो संख्या बल लेके हमें उतरना पड़ेगा कि जब हम क्या नाम है रोडों पे चलें तो हमारी आवाज जो है किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, आपके फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वहां तक जाए और ये पता चले कि देश का युवा चाहता क्या है, देश का युवा अपने भविष्य को किस तरीके से क्या नाम है सोचता है। क्या हमारे कार्य में, संस्कृति में कोई सुधार की आवश्यकता है? हम उसके लिए तैयार हैं। किसी भी रिफॉर्म के लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी, कोई भी इंजीनियर कभी भी टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म्स का विरोध नहीं करता, परंतु रिफॉर्म्स प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, जबकि आप उस पर डिबेट करने को राजी नहीं है। मैं कहता हूं आपसे कि चलिए, हम में से कोई भी ना हो, आदरणीय शरण दुबे साहब से हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी डिबेट करें ओपन प्लेटफॉर्म पे, पूरा इंडिया साथ देगा। आप बताइए, वो इस चीज को जस्टिफाई करे कि निजीकरण जो है निश्चित तौर पर देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, कर्मचारियों के हित में है, आम जनमानस के हित में है। इस चीज पर डिबेट होनी चाहिए और स्पष्ट मत आना चाहिए कि वो चाहते क्या है, देश का विकास चाहते हैं या पूंजीवादियों की जेब भरना चाहते हैं। इन सब पर विचार विमर्श होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आजकल डिबेटें हो रही हैं, सुनने की स्थिति नहीं है मीडिया पर, हम देखते ही टीवी इसी कारण। कोई ड्रग मांगता है कि हमें ड्रग दो, कोई रिया करता है, कोई कुछ करता है, कोई लॉजिकल पॉइंट पे बात नहीं करना चाहता है। इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए आप जैसे लोगों का जो है मैं नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से एटलीस्ट लोगों को बात पता चले कि निजीकरण ना ही हमारे
कर्मचारियों के हित में जिनकी नौकरियां जाएंगी, ना ही इस देश के हित में जिसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति 1 रुपए में बेची जाएगी। क्या ये क्या नाम है हमारे सामने बिकेगा और हम इसे रोकेंगे नहीं? ना ही ये क्या नाम है जनमानस के हित में है। जनमानस के हित में इसलिए नहीं है क्योंकि महंगी बिजली, क्या हम क्या नाम है क्या बिजली क्या नाम है ऐसे हो जाएगी कि क्या नाम है सिर्फ उसका उपभोग वही लोग कर पाएंगे जिनके पास पैसे देने के लिए प्रचुर मात्रा में होंगे? क्या ये एक मूलभूत सुविधा के रूप में नहीं रहेगी? जैसे बिजली, पानी, जो खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, क्या ये बिजली मूलभूत सुविधाओं में नहीं आती है? इस सब पर विचार करना पड़ेगा। सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अगर जनता की पीड़ाओं को, जनता के बारे में विचार विमर्श अगर नहीं किया जाएगा, जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, तो निश्चित तौर पर लोगों को इस बारे में विचार करके आगामी जब भी क्या नाम है सरकार से वार्ता हो, सरकार के जो लोग आपके बीच में आए, तो उनसे सवाल करिएगा कि क्या ये बिजली गरीब जन के लिए नहीं है? क्या ये बिजली गरीब किसानों के लिए नहीं है? जब आपने फीडर सेग्रीगेशन का काम कर दिया, जब आपने बिजली 8 घंटे कर दी रूरल फीडर्स पे, ट्यूबवेल वालों पे, तो मीटर लगाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई? कौन सा किसान ट्यूबवेल से क्या नाम है कुछ और कार्य कर रहा है? कौन सा किसान उससे बिजनेस कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इन सारी बिंदुओं पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं अपनी जो है आप लोगों ने धर्म सांसद में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे लगता है ऑलमोस्ट मेरा टाइम भी अब हो ही गया है, और इसको लेंदी ना खींचते हुए मैं हमारे बीच में युवा होंगे, वरिष्ठ जन भी हैं, तो उन सब तक जो है दो दो शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये उनके लिए प्रेरणा सूत्र भी है कि क्योंकि मन में जब ये प्रश्न आता है कि हड़ताल से क्या होगा, हम रोज बैठेंगे दरी पर, 7 दिन बैठेंगे, 1 महीना बैठेंगे, उससे क्या होगा, कौन हमारी सुन रहा है? तो विश्वास रखें, देर सवेर आवाज जाती है। 1 महीना चले, 1 साल चले, जब संघर्ष पे उतरे तो पूरे मनोयोग से संघर्ष करें। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय संघर्ष, जय संगठन, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद अमित जी।